नमस्कार, हाजिर है टैक्स ग्रुप। टैक्स से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब लेकर मैं हूं लक्ष्मण रॉय। आईटी रिटर्न के इस सीजन में अगर आपके मन में रिटर्न फाइलिंग को लेकर कोई भी सवाल है तो टैक्स गुरु देगा आपके इन सवालों का जवाब, साथ ही करेगा टैक्स प्लानिंग की आपकी हर उलझने दूर। और आज इस काम में हमारा साथ दे रहे हैं टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल, जो कि अहमदाबाद स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। इससे पहले कि मुकेश जी से सवालों का जवाब लें, पहले बता दूं कि इस शो में क्या कुछ खास बताने जा रहे हैं हम लोग। इसमें इस पर खास फोकस रहेगा कि आईटी रिटर्न भरने में फॉर्म 26 AS की क्या अहमियत है, क्या एनआरआई को रिटर्न भरने के लिए जरूरी है आधार, और क्या घर की मरम्मत के लिए गए लोन पर मिलती है टैक्स छूट। मुकेश जी, सबसे पहले सवालों का जवाब लें। आपसे ये समझना चाहेंगे कि एक इनकम टैक्स पेयर्स के लिए जो आयकर विभाग की तरफ से SMS आ रहे हैं कि उनके फॉर्म 26 AS स्टेटमेंट में इनके इनकम और TDS की एंट्री है और उन्हें अपना रिटर्न फाइल कर देना चाहिए, तो हमारे दर्शकों को पहले ये समझाएं कि फॉर्म 26 AS है क्या और इसकी अहमियत क्या है आईटी रिटर्न फाइल करने वालों के लिए। लक्ष्मण रॉय जी, ये जो 26 AS है, मैं इसको हर टैक्स पेयर का इन द सही सेंस फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड कहता हूँ। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें, सरल शब्दों में, तो ये एक टैक्स क्रेडिट का स्टेटमेंट है और प्रत्येक करदाता के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपना आयकर रिटर्न भरें। उसके पहले ये 26 AS के साथ ठीक तरीके से दोस्ती निभा ले, क्योंकि इसमें से जो इन्फॉर्मेशन उसको मिलेगी उसका बहुत सही उपयोग वो अपने रिटर्न को करेक्टली और प्रिसाइसली भरने में उसका वो लाभ ले सकता है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि फॉर्म 26 AS में जो जानकारी है उसके आधार पर अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो गलती की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। एक मुद्दा है एनआरआई के लिए, कम रहेगी। एक मुद्दा है एनआरआई के लिए। तो कई एनआरआई इन दिनों टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेकर उलझन में हैं, क्योंकि उनके पास आधार नहीं है और आयकर विभाग ने रिटर्न फाइलिंग के लिए आधार को अनिवार्य बना दिया है। तो उनके लिए आपकी क्या सलाह है? ऐसा है कि एनआरआईज को ये मन में संशय रहा करता था कि हम कैसे आधार का लिंकिंग करें, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड है नहीं, वो विदेश में बसते हैं। तो उसके कारण जो कुछ महत्वपूर्ण एक्सेप्शंस अनाउंस किए गए मई महीने के एक नोटिफिकेशन के तहत, उसमें जो नॉन रेसिडेंट्स हैं उनको छूट दी गई है कि उनके लिए आधार लिंकिंग ज़रूरी नहीं है। इसलिए वो बिना आधार, एक बार नॉन रेसिडेंट वो दिखाते हैं अपना स्टेटस, तो आधार लिंकिंग के सिवा भी वो अपना रिटर्न भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके सिवा 80 साल के ऊपर के जो सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं और कुछ राज्यों में, खास तौर से जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, आसाम, मेघालय वगैरह और जम्मू कश्मीर, इनमें रहते हुए टैक्स पेयर्स को भी आधार लिंकिंग से छूट दी गई है। एक जो सामान्य सवाल आता है वो ये है कि किसी टैक्स पेयर की कोई अब इनकम नहीं रही और टैक्स की कोई देनदारी भी नहीं बनती है, तो ऐसे में क्या उसके लिए भी रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है? मुकेश जी। बिल्कुल, इसमें लक्ष्मण जी ध्यान की बात यह है कि इट इज़ नॉट अ प्रोविजन अक्रॉस द बोर्ड। माना आम तौर से जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए जो लिमिट है कि भी आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो 2.5 लाख की है, उससे ज़्यादा आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है। यहाँ आपको ध्यान रखना है, हम आगे भी चर्चा कर चुके हैं, ग्रॉस टोटल इनकम उससे ज़्यादा है तो आपको रिटर्न भरना ज़रूरी है। पर अगर आप विदेश में कोई भी मिल्कत आप धारण करते हैं, इफ़ यू हैव एनी प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट और एनी इनकम और एसेट आउटसाइड इंडिया, तो इंडिया में आपकी 1 रुपये के भी आय न हो तो भी आपके लिए मैंडेटरी रिटर्न फाइलिंग की प्रोविज़न है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके सिवा लक्ष्मण राय जी, ये भी ख्याल रखना है कि जैसे पार्टनरशिप फर्म्स हैं या कंपनीज़ हैं, लोग समझते हैं कि भाई हमारी कोई एक्टिविटी है नहीं, हम डॉर्मेंट हैं, या हमारी नील इनकम है या लॉस है जो हम क्लेम नहीं करना चाहते हैं, तो हम रिटर्न न भरें तो भी चलेगा। तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज के केस में
इट इज़ मैंडेटरी कि आपको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, इवन इफ़ यू हैव अ ज़ीरो इनकम, जब तक आपका अस्तित्व बना रहता है। तो ये जो विशेष प्रावधान है उसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। यू कैनॉट मेक अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट कि भी मेरी टैक्सेबल इनकम नहीं है इसलिए मैंने नहीं भरा। एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूँगा, ये एनआरआईज के केस में, क्योंकि टैक्स गुरु हमेशा अप टू डेट रहता है, तो 24 जुलाई अभी एक कुछ दिनों पहले ही ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन सीबीडीटी का आया है एनआरआईज के लिए, क्योंकि इस साल के रिटर्न में पहली बार एक कॉलम जो जैसे रेसिडेंट टैक्स पेयर्स के तो अपने बैंक अकाउंट्स दिखाने पड़ते हैं और एनआरआई को भी इंडिया के बैंक अकाउंट दिखाने पड़ते हैं, पर उसमें एक कॉलम ऐसा इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर आपका ओवरसीज बैंक अकाउंट है एनआरआई का तो वो भी दिखाना पड़ेगा। तो एनआरआईज का कहना ये था कि भी हमारी जब उसकी इनकम यहाँ टैक्सेबल नहीं है, व्हाई शुड वी शो, ये हमें क्यों दिखाना चाहिए। तो इसके लिए सीबीडीटी ने ये जो लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन किया है उसमें ये क्लियर किया है कि ये कंपलसरी नहीं है। ये प्रोविज़न इसलिए लाया गया था कि अगर किसी का यहाँ बैंक अकाउंट नहीं है और उसको रिफंड लेना ज़रूरी है तो उसको क्रेडिट किया जा सके, इसलिए। तो ये क्लैरिफिकेशन से ये जो चिंता थी एनआरआईज की वो मेरे ख्याल से ज़रूर से दूर होगी। मतलब इस मामले में अगर आपको रिफंड लेने की ज़रूरत नहीं है तो आपको विदेश में अपने बैंक खाते की जानकारी नहीं देनी होगी, और रिफंड लेने की ज़रूरत है और आपने इंडिया का बैंक अकाउंट दिखाया है तो भी आपको फॉरेन का बैंक अकाउंट दिखाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन आपने बता दिया जो कि हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आया है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। दिल्ली से सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सुभाष जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार सर, मैं एक पेंशनर हूँ, मेरे पास पेंशन की आय है और कुछ बैंक से एफडी का इंटरेस्ट आता है। इसके अतिरिक्त मैंने कुछ जो है एज ए फ्रीलांसर कोचिंग किया है, बच्चों को पढ़ाया है किसी इंस्टीट्यूट में, उससे मुझे कुछ आय हुई है। तो इस संदर्भ में मुझे आपसे 2-3 प्रश्न पूछने हैं। एक तो ये है कि मुझे कौन सा इनकम टैक्स फॉर्म पे रिटर्न भरनी है। नंबर 2, मुझे जो ऑनरेरियम मिला है इस पर मुझे अपने एक्सपेंसेस की कुछ छूट मिलेगी, अगर मिलेगी तो वो किस सीमा तक मिलेगी। जी, आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से इसका मार्गदर्शन आपको ही नहीं बहुत सारे दर्शकों को भी उपयोगी होगा। सबसे पहले तो आप ITR 1 या ITR 2 दोनों में से कोई भी एक रिटर्न भर सकते हैं, क्योंकि आपकी बिजनेस इनकम नहीं है। ये जो ऑनरेरियम है, अगर ये सैलरी के तहत आपको मिलता होता, अगर यू हैड एन एम्प्लॉयर, पर आप तो अब रिटायर हो चुके पेंशनर हैं, तो सैलरी के जो रेगुलेशंस हैं उसके तहत जो नियम हैं उसके आधार से उतने ही डिडक्शंस आपको मिलते। पर ये जो आपका ऑनरेरियम है या तो और ऐसी फीस वगैरह जो आपको मिलती है, ये आपका बिजनेस भी नहीं है, इसलिए इसको अदर सोर्सेज में सेक्शन 56 में आप इसको अदर सोर्सेज में इसकी आय दिखाएंगे। तो सेक्शन 56 के साथ एक सेक्शन 57 है उसमें, और उसका जो क्लॉज 3 है उसमें ये कहा गया है कि कोई भी आय कमाने के लिए जो कुछ जरूरी है ऐसा खर्च आपने किया हो और जो आवश्यक है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, जो पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं है, तो ऐसा खर्च आपको डिडक्शन या छूट की तौर से मिल सकता है। तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं, जैसे आपको 50,000 रुपये का ऑनरेरियम मिल रहा हो और आपका जाने आने का, ट्रांसपोर्टेशन का, कन्वेयंस का जो खर्च हो रहा है, तो वो खर्च आप इसमें से डिडक्शन इस तौर से मांग सकते हैं कि अगर आपने ये खर्च नहीं किया होता तो आपको ये ऑनरेरियम मिलता नहीं। इसलिए ये आपकी आय कमाने के लिए संपूर्णतः आवश्यक ऐसा खर्च है, आपको ये डिडक्शन मिलना चाहिए। ऐसे कई बार टेलीफोन के भी एक्सपेंसेस पर, ये हर एक केस के हालात पे इसका आधार रखता है। पर अगर टैक्स पेयर ये बता सकता है कि भी ये आय कमाने के लिए मेरा ये खर्च आवश्यक था, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, पर्सनल नहीं है,
और इसको मैं मांगता हूं तो वो ज़रूर मिल सकता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं नागपुर से प्रांजल जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रांजल जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी नमस्कार सर, मैं प्रांजल बोल रहा हूँ। मेरी सैलरी, मैं एक सैलरीड इंडिविजुअल हूँ और मेरी मेन सोर्स ऑफ इनकम सैलरी, बैंक, एफडी, आरडी का इंटरेस्ट, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट और कुछ मैंने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, उसका रिडीम्पशन जो लॉन्ग टर्म है, और हमारी एक एम्प्लॉय कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसका डिविडेंड मिलता है। इसके अलावा मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे अकोमोडेशन क्वार्टर दिया हुआ है रहने के लिए, तो उसके लिए एज अ रेंट एम्प्लॉयर मेरे सैलरी स्लिप से कुछ 100 रुपीज डिडक्ट करता है। और इसको फॉर्म 16 के अलावा मेरे साथ फॉर्म 12 BA दिया है, जिसमें परक्विजिट दिखा के कुछ 65,000 उसने परक्विजिट दिखाया है और उस पे टैक्स पे किया है अराउंड 13,000 ऑन बिहाफ ऑफ अंडर सेक्शन 192(1)A, जो मेरे फॉर्म 26A में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। अब मेरा सवाल ऐसा है कि ये जो परक्विजिट मेरे को जो मिले हैं, क्या ये मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में दिखलाना जरूरी है क्या? और दूसरा ऐसा है कि जो भी मेरी टैक्स फ्री इनकम है, जैसे बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, रिडम्पशन यूनिट, डिविडेंड, पीपीएफ, सीपीएफ, सुकन्या समृद्धि का इंटरेस्ट, वो भी क्या मुझे दिखाना है क्या, और हाँ तो किस कॉलम में? बिल्कुल, आपने एक पूरा क्वेश्चन पेपर हमारे लिए लगा दिया, पर मुझे जवाब देते हुए बहुत खुशी होगी। प्रांजल जी, आपके 2 सवाल हैं और उसका पहला जवाब ये है कि सैलरी, हर एक टैक्स पेयर जो अपना सैलरी की जो आय है वो दिखाता है, तो सैलरी की डेफिनीशन में जो बेसिक सैलरी के अलावा जिसको हम अलाउंसेस कहते हैं, जो मोस्टली आपको कैश में मिलते हैं, और परक्विजिट्स माना आपको जो विशेष सवलत जो दी जाती है, जिसका मूल्य सैलरी के नियमों के आधार से तय किया जाता है। जैसे आपको एक रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया गया, तो उसका रूल ये है कि आपकी सैलरी का सर्टेन परसेंटेज डिपेंडिंग ऑन विच सिटी यू आर लिविंग इन, उसको परक्विजिट माना जाएगा। तो ये आपकी टैक्सेबल इनकम सैलरी के पार्ट हुई, तो इसको बताना बिल्कुल ज़रूरी है। अब आपका सवाल ये होगा कि ये कहाँ दिखाना है। एक्चुअली तो ये जो फॉर्म 16 और 12AB जो ये परक्विजिट्स और उसके वैल्यूएशन का स्टेटमेंट है, उसकी डिटेल्स में जो रिफ्लेक्टेड है, जब आप रिटर्न भरते हैं तो बेसिक सैलरी और अलाउंसेस के उपरांत एक वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स करके कॉलम आता है आपके शेड्यूल S में, वो आपको वहाँ दिखाना है। तो उसकी डिटेल्स देनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो आपके फॉर्म 16 या 12AB में आ जाती है, और जिसकी डिटेल्स कंप्लीट आपके पैन नंबर के साथ डिपार्टमेंट के पास भी उपलब्ध है। हालांकि आप नहीं दिखाएंगे तो डिपार्टमेंट को पता चलेगा कि आपने नहीं दिखाया है, तो दिखाना तो ज़रूर है। और टैक्स कटा है जो आपका 26AS में दिखता है, उसकी क्रेडिट भी लेनी है। और आपका दूसरा सवाल जो है कि ये जो एग्जम्प्ट इनकम्स हैं, तो उसको रिटर्न में दिखानी चाहिए या नहीं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कई टैक्स पेयर्स ये मानते हैं कि रिटर्न में खाली हमें टैक्सेबल इनकम दिखानी है और एग्जम्प्ट इनकम का कोई जिक्र नहीं करना है। ये गलत बात है। दोस्तों, ये खास तौर से आप ख्याल रखिए कि आपके रिटर्न में एक कॉलम होता है जिसका शेड्यूल EI के कहते हैं, उसको एग्जम्प्ट इनकम, और उसमें आपकी जितनी भी एग्जम्प्ट इनकम्स हैं, जैसे कि पीएफ का इंटरेस्ट है, सुकन्या समृद्धि का आपका इंटरेस्ट है, या तो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वगैरह हैं, ये सब जो भी एग्जम्प्ट इनकम्स हैं, उसको आपको एग्जम्प्ट इनकम के कॉलम में उसके प्रॉपर जहां सेक्शन का रेफरेंस है तो उसके साथ, या तो अदर्स के तहत भी आपको ये दिखाना अनिवार्य है। अदरवाइज योर रिटर्न विल बी इनकम्प्लीट और इवन यू कैन से डिफेक्टिव टू। चलिए, काफी बड़ी बात आपने मुकेश जी बताई कि अगर वो इनकम जिस पर टैक्स नहीं लगता उसका भी जिक्र आप जरूर करिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि IT रिटर्न फाइल करते वक्त क्या इस बार आपको विदेश यात्रा का ब्यौरा देना जरूरी है या नहीं। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एनआरआई सुरेश श्रीवास्तव, जो कि दुबई में रहते हैं। सूर्य जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि पहला तो ये कि इंडियन बैंक्स आर दे अलाउड टू गिव ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर स्टॉक ट्रेडिंग? That is number one. Number two, the interest on overdraft, is it allowed as deductible expenditure in calculation of capital gains? Number three, if it is allowed, then how it will be bifurcated between short-term capital gain and long-term capital gain? तो मुझे लगता है कि आपने शेयर बाजार में निवेश करने के लिए जो पैसा लिया है उसके इंटरेस्ट के ऊपर आप पूछ रहे हैं, क्या वो डिडक्टेबल होगा कि नहीं होगा? हाँ, वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से मैं स्टॉक ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, समझ गए मुकेश जी, समझ गए आपका सवाल का। मुकेश जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपका सीधा सवाल जो टैक्स से जुड़ा है वो ये है कि अगर आप कोई शेयर्स खरीद करने के लिए लोन लेते हैं और इस पर आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं तो ये इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिल सकता है या नहीं। अब आप जानते हैं कि जो टैक्स आप जो इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं वो जब डिविडेंड की इनकम एक ज़माने में टैक्सेबल थी, उस टाइम पे तो ये इंटरेस्ट डिविडेंड के आय के सामने आपको डिडक्शन के तौर से मिल सकता था। अब डिविडेंड इज एग्जम्प्ट, इसलिए ये इंटरेस्ट आपको डिडक्शन नहीं मिल सकता है, पर कैपिटल गेन्स के कंप्यूटेशन में आप उसका फ़ायदा इस तरीके से ले सकते हैं कि जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं उसको आप अपने शेयर्स की कॉस्ट के साथ जोड़ के अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ा सकते हैं, और जब आप शेयर्स बेचते हैं तो उसके कंप्यूटेशन में और ख़ास तौर से शॉर्ट टर्म में जिसको हम टैक्सेबल मानते हैं तो उसकी कंप्यूटेशन में ये डिडक्शन आपको इनडायरेक्टली मिल सकता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं मुकेश जी गुरुदत्त पालन का, जो जानना चाहते हैं कि क्या आईटी रिटर्न में विदेश यात्रा का ब्यौरा देना जरूरी है या नहीं। गुरुदत्त का सवाल इस वजह से उठता है क्योंकि वित्त वर्ष 15-16 में आईटीआर 1 और 2 में पासपोर्ट का नंबर डालने का प्रावधान था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं किया गया है। पिछले 2 सालों में बिल्कुल था लक्ष्मण जी, पर इस साल से ये प्रोविजन डिलीट किया गया है। इसलिए आपको पासपोर्ट की डिटेल्स या तो फॉरेन ट्रिप की तो यूं भी पहले भी नहीं देनी पड़ती थी, पर ये माना जाता था कि पासपोर्ट के आधार से वो इंक्वायरी हो सकती है, पर अब ये आवश्यक नहीं है। तो आपके लिए इतना सुकून का विषय जरूर है। चलिए फिर से वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि क्या घर की मरम्मत के लिए जो आप लोन लेते हैं उस पर इनकम टैक्स छूट मिल सकती है नहीं। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है टैक्स गुरु में। अब सवाल लेते हैं सुगम गुप्ता जी का। इनकी मां को किराए से 2 लाख रुपए की और एफडी के ब्याज से 50,000 रुपए की आय हुई है, जिस पर 25,000 रुपए का टीडीएस कट गया है। मां ने घर की मरम्मत के लिए 9 लाख रुपए और 6 लाख रुपए के 2 होम लोन लिए थे, जिनकी ईएमआई 9,500 और 6,500 रुपए है। सुगम जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें इन दोनों लोन पर प्रिंसिपल और ब्याज पर टैक्स छूट मिलेगी या नहीं। मुकेश जी। लक्ष्मण जी, सुगम जी का सवाल हम 2 पार्ट्स में बांटेंगे। एक तो उनको जो ईएमआई का इंटरेस्ट पोर्शन एलिमेंट है वो ज़रूर उनको डिडक्शन के तौर से मिलेगा, क्योंकि ये भाड़े पे दी गई हाउस प्रॉपर्टी है और रेंटेड प्रॉपर्टी की इनकम में से आपने जो कुछ भी इंटरेस्ट का पेमेंट किया हो, हालांकि इस साल से ये 2 लाख का एक सीलिंग आ जाता है, उससे ज़्यादा पर इनका इंटरेस्ट तो बहुत कम होगा, इसलिए वो दिक्कत कोई उनको आएगी नहीं। तो इंटरेस्ट उनको पूरा मिलेगा कोई भी झिझक के सिवा। लेकिन जो प्रिंसिपल का एलिमेंट है वो प्रिंसिपल का एलिमेंट उनको 80C के तहत इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि 80C में घर की खरीदी या बांधकाम के लिए आपने जो कुछ लोन ली है परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए, उसी को डिडक्शन के लिए जब इंस्टॉलमेंट आप देते हैं ध्यान में लिया जाता है। इसलिए 80C का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि इन्होंने घर की मरम्मत के लिए लोन लिया है।
बिल्कुल बिल्कुल। और ये मरम्मत का जो है प्रोविजन, उसमें अगर उनका खुद का घर होता सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो वहाँ भी एक सीलिंग होती लिमिट की, और वो है 30,000 रुपया। अगर आपने परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए किया है तो आपको 2 लाख तक की इंटरेस्ट की छूट मिलती है, लेकिन अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो 30,000 की लिमिट है। लेट आउट प्रॉपर्टी है तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, चालू साल से वो 2 लाख की ओवरऑल लिमिट आपके केस में लगेगी। चलिए मुकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सभी सवालों का जवाब काफ़ी सुगमता से दिए। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आप भी अपने सवाल मुझे भेज सकते हैं 51818 पर, या फिर ईमेल करें tax@moneycontrol.com पर। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें कि अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिखें। नमस्कार।